guys, and welcome back to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal, and in the previous video we discussed the first 33 questions जो DFCCIL में 2016 में पूछे गए थे for the post of executive SNT. In this video we will be covering the next part of the question paper. हमने इस पेपर को 3 पार्ट्स में लिया है, तो we will be covering questions from 34 to 67 in this video, and for the last part you can watch the next video in the series. So let's start. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से देखे हैं, राइट। डिफरेंट टॉपिक से, बूलियन अलजेब्रा से, काउंटर्स से, बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मेनली ज़्यादा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस जो है वो सिक्वेंशियल सर्किट्स या एडी कन्वर्टर, डीएसी कन्वर्टर के भी हैं, पर ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो टुवर्ड्स बेसिक्स, मल्टीप्लेक्सर्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, उसके ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, दे आर आस्किंग यू इन दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से सर्किट में, यानी जो सर्किट्स दिए उनमें से किस सर्किट में फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ट्रांजिशन सर्व्स एज अ सोर्स फॉर ट्रिगरिंग अदर फ्लिप फ्लॉप्स। यानी कि ऐसा कौन सा सर्किट है इसमें जिसमें एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो होता है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में कनेक्टेड होगा, और जब पहला फ्लिप फ्लॉप मेरा आउटपुट देगा तभी मेरा सर्किट वर्क करेगा। ठीक है, तो हम सारी सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। रिपल काउंटर में हम जानते हैं, रिपल काउंटर में क्या होता है, एक सर्किट का आउटपुट आएगा, फिर वो नेक्स्ट बिट में ऐड होगा। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आएगा, दैट विल बी एडेड टू द नेक्स्ट बिट थ्रू नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। पैरेलल एडर में क्या होता है, पैरेलल एडर में जो एडिशन ऑपरेशन होता है दैट इज कैरिड आउट पैरेलली, यानी कि एक ही क्लॉक से जितने भी बिट्स का आप एडिशन कर रहे हो उनका सबका एडिशन पैरेलली होगा, यानी साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, दैट इज एडवांटेज ऑफ पैरेलल एडर ओवर रिपल काउंटर, करेक्ट। तो सॉरी, ऑफ पैरेलल एडर ओवर सीरियल एडर। सीरियल एडर से हम पैरेलल एडर की तरफ इसीलिए मूव करते हैं क्योंकि इसमें जो होता है पैरेलली एडिशन पॉसिबल होता है, टाइम सेव होता है। शिफ्ट रजिस्टर में देखो हमने पढ़ा था 4 तरह के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। इफ दे आर टॉकिंग अबाउट सीरियल शिफ्ट रजिस्टर, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, राइट, क्योंकि सीरियल शिफ्ट रजिस्टर में एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट बिहेव्स एज इनपुट टू द सेकंड फ्लिप फ्लॉप, उसकी क्लॉक के लिए या फिर शिफ्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर की, राइट, इफ आई टॉक अबाउट पीपो, देन द स्टेटमेंट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। तो मैं उसको इन जनरल नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, आई कैन नॉट कंसीडर कि शिफ्ट रजिस्टर में ऐसा होगा ही होगा, करेक्ट। इन सीरियल एडर ऑल्सो, इस सीरियल एडर में क्या होता है कि जो बिट्स आती हैं, एडिशन की बिट्स आती हैं, वो इंडिपेंडेंटली आती है, ऑल्दो जो सीरियल जो ऑपरेशन चलता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, लेकिन जो बिट्स आती है, इनपुट बिट्स, वो इंडिपेंडेंटली आती हैं। तो एक रिपल काउंटर ही ऐसा सर्किट है जिसमें जो ट्रांजिशन होता है उसका कोई भी किसी आउटपुट ट्रिगर से, किसी आउटपुट से और किसी जगह से इनपुट नहीं आता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द ट्रिगर इज ओनली द आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन ए। ठीक है, ये सब टॉपिक्स, ये सारी ही चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। यू कैन चेक देम आउट इन द क्रैश कोर्स फॉर DE दैट वी हैव टेकन। देयर यू विल फाइंड द सर्किट एंड एवरीथिंग अबाउट दीज ऑल द टॉपिक्स। ओके, राइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस क्वेश्चन फ्रॉम EMT। तो इसमें पूछ रहा है कि पोलराइजेशन वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में क्या रिलेशन है, बेसिकली यही पूछ रहा है। तो वी नो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो होती है हमारी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और आई कैन से एट 90 डिग्री एंगल टू द पोलराइजेशन वेक्टर। जो हमारा पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन वेक्टर होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकती हूँ इनके बीच में एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, cos थीटा और cos 90 इज गोइंग टू बी 0। तो मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों का, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का और पोलराइजेशन वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी n डॉट k जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। पोलराइजेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो n डॉट k इज गोइंग टू बी 0। n क्रॉस k 1 नहीं होगा। ठीक है, कई लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि sin 90 1 होता है, तो
ठीक है, नहीं होगा क्योंकि n और k की वैल्यूज भी इसमें आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर ऑल्सो, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। राइट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द टनलिंग फिनोमिना ऑफ टनल डायोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब आपने टनल डायोड पढ़ा होगा, उसमें टनलिंग 2 ब्रेकडाउन होते हैं, वो सब कुछ पढ़ा होगा। तो इसमें ये सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि अगर जंक्शन बैरियर वेरी करेंगे, यानी जंक्शन बैरियर को इंक्रीज करेंगे, तो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, यानी कि इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पे जंक्शन बैरियर कैसे वेरी करता है, ठीक है, वेरी सिंपल, विड्थ ऑफ द जंक्शन बैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, ठीक है, बेसिक ऑफ टनल डायोड है, ठीक है, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो थ्योरी ही था, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली कंप्राइजेज ऑफ बीजेटीज। तो यहाँ पर ऑप्शन से आप क्लियरली देख सकते हैं, फेट में फेट होता है, बीजेटी नहीं होता है, सीमॉस एनमॉस दोनों में मॉस होता है, केवल टीटीएल ईसीएल ये सारी जो फैमिलीज हम पढ़ते हैं, ठीक है, इनमें ही बीजेटी यूज होता है, राइट, टीटीएल ईसीएल एचसीएल इन सब में बीजेटी यूज होता है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हियर ऑप्शन बी टीटीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फ्रॉम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डार्लिंगटन कनेक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्यों यूज होता है, ये कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वी टेक 2 बीजेटीज और उन दोनों बीजेटीज के जो कलेक्टर होते हैं दे आर कपल्ड टुगेदर मतलब उनको सेम वोल्टेज पे मेंटेन करते हैं, ठीक है, उनके कलेक्टर्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं, राइट। तो डार्लिंगटन कनेक्शन सिंपल यही पूछा था केवल, डार्लिंगटन कनेक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, बाय कनेक्टिंग और ज्वाइनिंग और कपलिंग और वाइंडिंग टुगेदर द कलेक्टर ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, इसमें जो दोनों ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स होते हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं और उसी को हम बोलते हैं डार्लिंगटन कनेक्शन, डार्लिंगटन पेयर जिसको बोलते हैं आप, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम हैज अ डैम्पिंग रेशियो, देव गिवन द डैम्पिंग रेशियो एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी देव गिवन, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेरी सिंपल, वेरी इजी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा था, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा तो भी आप देख लीजिए, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, ओमेगा इन इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, बस यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए, 1 माइनस 0.36 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.64, इसका आप अंडर रूट ले लेंगे तो यू विल गेट 0.8, करेक्ट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 8.8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 8.8 रेडियन पर सेकेंड, सिंपल सा एक फॉर्मूला है बस यहाँ पे जो इन्होंने पूछा था, ठीक है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी का, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, बस यही क्वेश्चन था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम गिवन बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इन आउटपुट y एंड इनपुट x एंड देयर आस्किंग यू द ट्रांसफर फंक्शन। आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, ठीक है, क्योंकि हमें लाप्लास में दिया है तो आई कैन से ट्रांसफर फंक्शन इज गोइंग टू बी ys अपॉन xs which means लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। नाउ व्हाट एम आई डूइंग, आई एम टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर द कंप्लीट इक्वेशन, इस इक्वेशन का लाप्लास में लेना चाह रही हूँ। तो आप मुझे बताइए, ये a कांस्टेंट है तो ये a ही रहेगा, डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, वी गेट एस स्क्वायर, ठीक है, अगर कहीं पे डी स्क्वायर यानी कि डबल डिफरेंशिएशन है तो आई एम गोइंग टू गेट एस स्क्वायर प्लस प्लस बी एस, सिंगल डिफरेंशिएशन तो एस प्लस सी, ठीक है, आई एम टेकिंग y कॉमन, ठीक है, y क्योंकि तीनों टर्म्स में था मैंने इसको कॉमन ले लिया। सिमिलरली ऑन द RHS देखिए P plus QS into XS, I have taken this XS common, right। अब ट्रांसफर फंक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, रेशियो ऑफ y by x, तो यहाँ से निकाल लीजिए y by x आप करेंगे तो देख लीजिए सिंपली यहाँ पे से क्या आ जाएगा, y by x मुझे करना है तो I will get P plus QS divided by as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ वैरेक्टर डायोड इफ रिवर्स वोल्टेज विल इंक्रीज स्पेस चार्ज विड्थ विल इंक्रीज, राइट। तो वैरेक्टर डायोड का वही बेसिक है, रिवर्स वोल्टेज जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो स्पेस चार्ज विड्थ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, ठीक है, मोर ऑफ अ थ्योरी क्वेश्चन, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एज। अच्छा देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, बेसिकली दे हैव टेकन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स लिए यहाँ पे इन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिया है, सी इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, वेयरएज डी इज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आपको आर थीटा फाई दिया है। तो अगर मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले तो मुझे एक कॉमन कोऑर्डिनेट चाहिए, एक कॉमन रेफरेंस के लिए प्लेन चाहिए। सो आई एम टेकिंग कार्टेशियन ओनली, ठीक है, आई एम टेकिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ओनली। ये ऑलरेडी एक्स वाई जेड में है, मैं डी को भी आई एम ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू कार्टेशियन, ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसके सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एक्स वाई जेड में एक्सप्रेस कर दूँ। तो आपको ये याद होगा, अगर मेरे पास आर थीटा फाई, अगर आई एम हैविंग दिस पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ कार्टेशियन में, एक्स इज व्हाट, आर साइन थीटा cos phi, y is what, r sin theta sin phi, and z is what, r cos theta, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। अब देखिए, इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू कैरी द कैलकुलेटर। अगर आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर मिलता है, यू कैन सॉल्व दिस, इफ़ नॉट इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अज्यूमिंग कि एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, मे बी 2016 में फिजिकल कैलकुलेटर माइट भी अलाउड होगा। अज्यूमिंग कि एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक है, आर साइन 20 कॉस माइनस 70 आप वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट, आई सॉल्व दिस ऑलरेडी, सो आई एम राइटिंग द वैल्यूज डायरेक्टली, यू विल गेट 0.58 here. If you put the value of r, if you put it, you will get 5 sin 20 sin minus 70, so you will get minus 1.6 here. And here if you put r 5 and cos theta is cos 20, so 5 cos 20 you will get 4.69, 4.69, ठीक है। अब ये d पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है, d पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है दैट आई हैव गॉट 0.58 कॉमा माइनस 1.6 कॉमा 4.69, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, c के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी है। नाउ इट इज़ वेरी वेरी इजी टू फाइंड द डिस्टेंस। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, सिंपली आई नो द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बस अप्लाई कर दीजिए, आप सिंपली अप्लाई कर दीजिए, सारी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, आई एम नॉट सॉल्विंग इट अगेन, जस्ट पुट द वैल्यूज, इसको x2 x1 जिसको भी कंसिडर, इसको x1 y1 z1 कंसिडर कर लीजिए एंड कंसिडर इट x2 y2 z2, ये जो वैल्यूज आया है इसको यहाँ पर रख दीजिए। व्हेन यू विल कीप द वैल्यूज हियर, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, I think you are going to get these values under root 12.81 plus 12.96 plus 13.61, ठीक है, just add them and take the square root, you are going to get this 6.29 only, ठीक है, 6.218 या 6.28 कुछ ऐसा आएगा, right? You can just solve it and check. Correct answer here was option A, 6.29 units, right? तो इसमें आपको पहले तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन आप कर लेंगे उसके बाद आप सिंपली आंसर निकाल सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a dual slope ADC, right? They are talking about the dual slope ADC. So they are saying the values of C and R are given, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने C और R का वैल्यू दिया है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम भी दिया है, रेफरेंस वोल्टेज भी दिया है और पीक वोल्टेज आपसे पूछ रहे हैं। Now there is some data missing in this question, there is some discrepancy, so I am not going to solve this question, पर हाँ जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है वो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिससे अगर आगे कभी ऐसा न्यूमेरिकल आता है यू कैन सॉल्व इजीली।
तो डुअल स्लोप एडीसी करता क्या है, इसमें एक रेफरेंस वोल्टेज दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये अप्लाइड वोल्टेज को जो है बहुत एक्यूरेसी से कन्वर्ट करता है, फ्रॉम एनालॉग वोल्टेज टू एक डिजिटल वोल्टेज कन्वर्ट करता है ऑफ कोर्स, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी हाईएस्ट होती है। इट यूजेज अ आरसी सर्किट, वो आरसी सर्किट चार्ज और डिस्चार्ज होता है। जब वो आरसी सर्किट चार्ज होता है तब मेरी ये पीक वोल्टेज आती है, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर वेव की यहाँ पर बात हो रही है, इसकी जो पीक वोल्टेज होती है दैट इज एट द चार्जिंग टाइम, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज जो इसमें होती है, जो इसमें आउटपुट वोल्टेज रहती है, उसका फॉर्मूला आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। इट इज VA बाय टाउ इंटू T1 प्लस VR बाय टाउ इंटू T माइनस T1। नाउ कहाँ से फॉर्मूला आता है, इसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है दैट आई एम नॉट टेकिंग हियर, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा ये, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो आप ये ध्यान रख लीजिए। ये T1 जो है दिस इज माई चार्जिंग टाइम, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर इस फॉर्मूला में। ये जो है ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज है, ये VA जो है दिस इज एनालॉग वोल्टेज, ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज है। दिस V0 इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और क्या बच गया, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, सर्किट टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से ही आप देख लीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि पीक वोल्टेज क्या होगा मेरा, तो आप देख सकते हो पीक वोल्टेज मैंने बताया आपको, पीक वोल्टेज कब आता है, जब T इज इक्वल टू T1 होता है। दिस T इज नथिंग बट द टाइम, किस टाइम पे आप आउटपुट वोल्टेज देखना चाह रहे हो। तो जब मेरा चार्जिंग, यानी कि जब मेरे चार्जिंग पूरी हो जाती है, मैक्सिमम चार्जिंग होती है, तब मेरा पीक वोल्टेज आता है। जब T इज इक्वल टू T1 होता है तब मेरा पीक वोल्टेज आता है। तब ये वैल्यू, ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास केवल यही टर्म बचेगी, करेक्ट। यहाँ से आप पीक वोल्टेज निकाल सकते हो। अब इसमें इन्होंने रेफरेंस वोल्टेज दिया है, ठीक है, और चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग टाइम भी दिया है, करेक्ट। ये T1 निकालने के लिए एक और तरीका होता है, T1 इज 2 to the power n TC। नाउ दिस n इज द नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ बिट्स या नंबर ऑफ लेवल्स ले लीजिए, और TC इज द टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक, बट एनी विद गिवन एट 12 नैनोसेकंड्स ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट के लिए R और C का वैल्यू भी दिया था। टाइम कांस्टेंट आप सभी लोग जानते हैं, टाइम कांस्टेंट इज नथिंग बट RC सर्किट में टाइम कांस्टेंट इज R इंटू C। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.34 माइक्रोसेकंड, ठीक है। 3.34 माइक्रोसेकंड यहाँ पे टाउ यानी कि टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट दिया था। चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम यानी T1 और T2 का वैल्यू भी दिया है। रेफरेंस वोल्टेज यानी VR का वैल्यू भी दिया है। दे आर आस्किंग यू द पीक वोल्टेज, ठीक है। पीक वोल्टेज यानी यहाँ पर रख के आप निकाल सकते हो। इसमें ऑल्दो कुछ टर्म्स, कुछ प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में मिसिंग है, तो इसको इसमें रखकर वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये सब डेटा यूज करके यू कैन जस्ट फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब डेटा यूज करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैम्पिंग रेशो, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। डैम्पिंग रेशो दे दिया है 0, तो पूछ रहे हैं मैक्सिमम ओवरशूट क्या है। मैक्सिमम ओवरशूट का आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, मे बी नहीं होगा तो देख लीजिए। e टू द पावर माइनस जीटा पाए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम ओवरशूट का। e टू द पावर माइनस जीटा पाए अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। मैक्सिमम ओवरशूट 100% इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ डैम्पिंग हो जाती है। तो मैक्सिमम ओवरशूट कितना जाएगा वो डैम्पिंग ही डिसाइड करती है, ठीक है। कितनी डैम्पिंग हुई उसी पे ही डिसाइड करता है कि कहाँ तक मैक्सिमम ओवरशूट जा पाएगा। अगर डैम्पिंग ही 0 हो गई, अगर जीटा ही 0 हो गया, तो मैक्सिमम ओवरशूट आप थियोरेटिकली प्रैक्टिकली भी समझिए तो मैक्सिमम ओवरशूट तो 100% चला ही जाएगा। नहीं भी तो आप अगर इस फॉर्मूले में जीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मैक्सिमम ओवरशूट के लिए, e टू द पावर 0 या फिर 1 और विच आई कैन से 100%। कोई डैम्पिंग ही नहीं है तो मेरा मैक्सिमम ओवरशूट जो है वो 100% चला जाएगा, यानी कि कोई भी उसमें कमी नहीं आएगी, पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी 100%,
मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एनालॉग कम्युनिकेशन यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ कॉजल सिस्टम इज, सो दिस दे आर सेइंग इट इज एनालॉग कम्युनिकेशन, बट दिस इज अ क्वेश्चन बेसिकली ऑफ सिग्नल्स इन सिस्टम। दे आर आस्किंग यू अबाउट कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 होता है फॉर टाइम लेस देन 0। ठीक है, कॉजल सिस्टम की ये कंडीशन ही है कि उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो t लेस देन 0 के लिए 0 होता है। इट हैज ओनली फाइनाइट रिस्पॉन्स फॉर टाइम ग्रेटर देन 0। ठीक है, नॉन कॉजल सिस्टम ऑन द अदर हैंड हैज रिस्पॉन्स अवेलेबल फॉर टाइम लेस देन 0 ऑल्सो एंड ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। सिंपल यही पूछा था, कॉजल सिस्टम की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था कि अगर t लेस देन 0 है तो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, तो इट विल बी 0। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 क्वेश्चन। तो ये कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन दिया गया है, बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम का सिग्नल फ्लो ग्राफ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक पढ़ा होगा मेसन्स फॉर्मूला। मेसन्स फॉर्मूला इज अप्लाइड टू सिग्नल फ्लो ग्राफ, उसका टोटल गेन निकालने के लिए। उसको हम ब्लॉक डायग्राम मिनिमाइजेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, इट इज़ अ शॉर्टकट काइंड ऑफ थिंग इसके लिए। अगर मैं यहाँ पर इसका मेसन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं करती हूँ, ब्लॉक मिनिमाइजेशन करती हूँ यानी कि शिफ्टिंग करती हूँ, तो मुझे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप कन्वेंशनल एग्जाम लिख रहे हैं जिसमें आपको ऐसा करके दिखाना है तो आपको वो सीखना बहुत ज़रूरी है। फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जैसा कि यहाँ पर है, आप सिंपली शॉर्टकट यूज़ करके इसका जो है C/R या ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू, जिन लोगों को नहीं याद है, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ सिंपली इस क्वेश्चन के थ्रू। C/R लिखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ मतलब कि इनपुट से लेकर आउटपुट तक कितने रास्ते हैं, किस तरह से पहुंच सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए एक रास्ता जो मेरे पास है, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, एक फॉरवर्ड पाथ मेरे पास हो गया G1 G2, करेक्ट, एक G1 G2 है। इसके अलावा एक और फॉरवर्ड पाथ जो मेरे पास है वो देखिए यहाँ पे G1, और मैं इस तरह से भी जा सकती हूँ, तो एक हो गया G1 G3। तो अगर मैं इसका न्यूमरेटर लिखूं, अच्छा इसमें एक और टर्म होती है, इसमें एक देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक फॉरवर्ड पाथ है मेरा G1 G2, जस्ट राइट इट डाउन, G1 G2, और एक है G1 G3। अब इसमें एक चीज़ और होती है जब हम मेसन फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें हमें 1 माइनस, अब यहाँ पर मुझे लिखना होता है ट्रांसफर फंक्शन उन लूप्स का जो इन फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं हो रहे। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो एक भी ऐसा लूप नहीं है जो G1 G2 पाथ से टच ना हो रहा हो या G1 G3 से टच ना हो रहा हो, ऐसा कोई भी लूप नहीं है। तो यहाँ पर 1 माइनस 0 और यहाँ पर भी 1 माइनस 0। ठीक है, बेसिकली इसमें कोई लूप नहीं है। अगर ऐसा कोई लूप हो जो इन पाथ से टच ना हो रहा है तो वो हमें यहाँ पर लेना पड़ता है। ठीक है, 1 माइनस वो लूप आता है। अगर मैं बात करूँ डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में क्या क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे 1 माइनस, अब यहाँ पर सारे लूप्स के फंक्शन हमें लेने हैं। अब लूप क्या होता है, ठीक है, लूप, व्हाट इज अ लूप? तो लूप बेसिकली क्या है, लूप इज एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। लूप्स की कंडीशन बता देती हूँ, एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर एंड होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए और जहाँ से शुरू है वहीं पर एंड होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन से लूप है, कहीं पे भी लूप हो सकता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट का कोई लेना देना नहीं, कहीं पे भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से लूप्स हैं। यहाँ पर एक लूप आपको दिख रहा होगा, ये G1 G2 H। अगर मैं आपसे पूछूं इस लूप का गेन, इस लूप का गेन अगर आप मुझे बताएंगे तो कितना हो जाएगा गेन इसका, G1 G2 और ये क्योंकि नेगेटिव है माइनस H, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इसका टोटल गेन में लिख सकती हूँ माइनस G1 G2 H। करेक्ट। फिर नेक्स्ट लूप देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट लूप कौन सा हो जाएगा, एक और लूप यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है G2। ठीक है, ये एक लूप हमें दिख रहा है यहाँ पर। अब इस लूप में देखिए आप, ये जो लूप है मेरा, इसमें देखिए आप कि इस लूप का गेन क्या हो जाएगा, इस लूप का गेन बताइए मुझे, व्हाट इज गोइंग टू बी द गेन फॉर दिस लूप। गेन फॉर दिस लूप इज गोइंग टू बी माइनस G2। ठीक है, माइनस G2, करेक्ट।
फिर सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक और लूप है विच इसका गेन कितना हो जाएगा, इसका गेन इज गोइंग टू बी -G3। फिर एक लूप यहाँ पर आप देखिए, ये एक लूप दिख रहा है हमें, यहाँ पे एक लूप ये भी दिख रहा होगा आपको, देखो सी वेरी केयरफुली, देखिए आई एम जस्ट ट्रेसिंग द पाथ, नो ओवरलैप्स, ठीक है। जिन लोग को यहाँ पर लग रहा है ना कि ओवरलैप है, तो यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए जैसे टेक ऑफ पॉइंट है ना, टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पर, तो कोई ओवरलैप नहीं है। इस लूप का अगर मैं आपसे पूछूं इस लूप का गेन क्या है, तो बताइए मुझे, G1, G2, G3, H, और ये तो यूनिटी फीडबैक है, इसके साथ साइन जो है वो प्लस आएगा क्योंकि दो नेगेटिव मेरे पाथ्स आ गए ना, यहाँ पे भी एक -1 है, यहाँ पे -H है, तो अगर मैं टोटल गेन देखूंगी इट इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव साइन, प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन। अब जो मेसन्स फॉर्मूला होता है इसमें इसके आगे भी कुछ टर्म्स आती हैं, यहाँ पर जो नॉन टचिंग लूप आते हैं उनके SOP आते हैं, SOP ऑफ नॉन टचिंग लूप्स, 2 नॉन टचिंग लूप्स, फिर उसके बाद 3 नॉन टचिंग लूप्स एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं है, इसमें कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, ये जो सारे ही लूप्स हैं ये टचिंग है, तो इसीलिए वो टर्म्स हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो था वो दिया हुआ नहीं था, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा, राइट, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, for the modern alternator typical value of SCR will be 0.5। so this is a question from power electronics, ठीक है, ये कुछ नहीं है, थ्योरी का क्वेश्चन है, just keep in mind मॉडर्न ऑल्टरनेटर के लिए SCR की वैल्यू 0.5 होती है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी रीजन बिहाइंड आइडेंटिकली जीरो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है, जिसमें एक्सिस ऑफ द केबल सेम रहता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है मेरी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो अब इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं रहती, क्योंकि जो अंदर मैग्नेटिक एलिमेंट्स है उनके बीच में जो फोर्स होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज फेसिंग इनवर्ड्स, पॉइंटिंग इनवर्ड्स, तो उसको कोएक्सियल केबल के बाहर नहीं रहेगी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4, अगेन थ्योरी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देव गिवन अ सिक्वेंशियल सर्किट, देर आस्किंग यू कि क्या सर्किट है। तो देखिए यहाँ पे देव पुट नॉर गेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आउटपुट ऑफ वन गेट इज अप्लाइड एज इनपुट ऑफ द अदर। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, दिस इज RS फ्लिप फ्लॉप। अगर नहीं भी आपको आ रहा है समझ में, व्हाट यू कैन डू इज अप्लाई A एज 0, ठीक है, एग्जाम में सपोज नहीं समझ आता है, A को 0 अप्लाई कर दीजिए, A को 0 अप्लाई कर दीजिए और B को भी 0 अप्लाई कर दीजिए, और इसके आउटपुट्स ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। 0 0 0 1 2 3 कंडीशन अप्लाई करके देख लेंगे तो RS फ्लिप फ्लॉप है। ये सिंपली देख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि 1 1 में मेन इसका वो होता है, 0 0 में JK और RS सेम तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, बाकी सब जगह में सेम तरह से बिहेव करते हैं। 1 1 में डिफरेंस होता है, तो आप अप्लाई करके देख लीजिए, 1 1 में इनवैलिड कंडीशन आएगी, सो इवन इफ यू do not remember you can just check it in the exam itself, ठीक है। anyway this is a RS flip flop, करेक्ट। अब इसमें जो है क्वेश्चन में इमेज मिसिंग है, मोस्ट प्रोबेबली दे माइट हैव गिवन अ गेट, पूछा होगा कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो सिंबल दिया होगा और गेट का, या फिर कोई एक सर्किट दिया होगा, पूछा होगा कि कौन सा गेट बना रहा है। तो सिंपली आप इसको बूलियन अलजेब्रा यूज़ करके जो भी सर्किट है उसमें इनपुट्स को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मिसिंग है जो इमेज है, बेसिकली सैम्पलर का जो सर्किट होता है वो दिया होगा, ठीक है, सो यू नो हाउ अ सैम्पलर लुक्स लाइक, वही बस पूछा था। नाउ अगेन देखिए सिग्नल्स का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉलोइंग डायग्राम डिनोट्स व्हिच फंक्शन। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि ये नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना है, नाम ज़रूर RT दिया है लेकिन ग्राफ को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज़ हैविंग सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ t ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेम वैल्यू ऑफ t, जो 1 इन्होंने वैल्यू नहीं दी है, पर जो भी वैल्यू, अगर वैल्यू k भी है तो सेम वैल्यू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t ग्रेटर देन 0, विच मीन्स इट इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। RT देख के रैम्प फंक्शन नहीं लिखना है, RT नाम में यूनिट स्टेप का भी रख सकती हूँ, ठीक है, वो तो बस यूनिट स्टेप यू से शुरू होता है तो वी कॉल इट UT, पर मैं KT RT PT VT कुछ भी नाम रख सकती हूँ, ठीक है। ग्राफ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थेवेनिन वोल्टेज देव गिवन 89.3 वोल्ट, नाइस क्वेश्चन। थेवेनिन रेजिस्टेंस देव गिवन 46.98 ओम।
तो अब दिया है थेवेनिन वोल्टेज और रेजिस्टेंस और पूछ रहा है मैक्सिमम पावर के बारे में। मैक्सिमम पावर के बारे में देर आस्किंग यू व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू लोड प्रेजेंट इन द नेटवर्क। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बस आइडिया होना चाहिए व्हाट डज थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट। ठीक है, इसका मैंने पूरा लेक्चर अपलोड किया है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए और जिन्हों को नहीं देखना है वो समझ लीजिए। थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है। एक सर्किट को अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, अगर मैं पूरे सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरा लोड आ जाएगा, यहाँ पर जो भी होगा मेरा लोड वो आएगा। तो जो भी मेरा पूरा सर्किट है उसके इक्विवेलेंट एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस अगर मैं लगाना चाहती हूँ तो उनको मैं बोलती हूँ थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस है। तो ये पूछ रहा है कि कोई लोड जो मैं लगाऊंगी उस सर्किट में उसको मैक्सिमम पावर डिलीवर करना है तो कितना पावर डिलीवर होगा। तो हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में ये पढ़ा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है, व्हेन डज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होता है जब लोड रेजिस्टेंस जो होता है वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, या इन दिस केस थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू अगर 46.98 ओम हो जाएगी तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अगर इसकी वैल्यू 46.98 हो जाएगी तो मुझे ये बताइए कि उस केस में यहाँ पर पावर होगा कितना, मैक्सिमम पावर इन दैट केस कितना हो जाएगा। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो गए तो यहाँ पर मेरा वोल्टेज कितना आएगा, VThevenin/2, राइट, VThevenin/2। मैक्सिमम पावर जो होगा दैट विल बी लोड का वोल्टेज अपॉन लोड का रेजिस्टेंस V²/R सिंपली। अब ये जो लोड वोल्टेज है इट इज नथिंग बट VThevenin, करेक्ट। यहीं से आता है वो फॉर्मूला ना, V²/4RL, ठीक है, V²/4RL। तो यहाँ पे बस वैल्यू रख दीजिए V²/4। थेवेनिन, ये लोड रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। वैल्यूज हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, सो यू गोइंग टू गेट ऑप्शन बी 42.43 वॉट, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो थेवेनिन और मैक्सिमम पावर थ्योरम एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया था, नाइस क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा है, SCR का क्वेश्चन पूछा है। हाफ साइकिल सर्ज करंट रेटिंग दी है और फ्रीक्वेंसी दी है, तो 1 साइकिल सर्ज करंट पूछा है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी, बस इसमें आप सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए सर्ज करंट का और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगेन नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। VA का वैल्यू पूछ रहा है, इस पॉइंट पे जो है वोल्टेज वो ही है VA, करेक्ट। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। जब किसी नोड की वोल्टेज का वैल्यू पूछ रहा है, इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड अप्लाई नोडल एनालिसिस। अप्लाई कर दीजिए, इस नोड पे नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आउटगोइंग करंट VA/10, ये एक आउटगोइंग करंट होगा, प्लस VA/25, ये एक आउटगोइंग करंट होगा, करेक्ट। एक इनकमिंग करंट भी है इसमें जो हमें सर्किट में ही दिया है, विच इज 20, ठीक है। LCM ले लीजिए, सिंपल 50 LCM ले लेती हूँ मैं। (1000/7) आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 142.8 वोल्ट। वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ KVL ओनली, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम यही बोलते हैं ना कि इट्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितनी भी पावर, जितनी भी वोल्टेज डिलीवर हो रही है एक सर्किट में, उतनी ही वोल्टेज एब्जॉर्ब होगी उस सर्किट में। जो टोटल सम होगा वोल्टेज का कोई क्लोज पाथ में, दैट इज गोइंग टू बी 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स होता है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी
देख लीजिए, बात हो ही रही है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज नथिंग बट व्हेन द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल है इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक, और अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, बेसिकली ये होता है स्टेटमेंट, एक्चुअली सही ही लिखिए, ठीक है, दोनों एक ही बात है वैसे, राइट। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होगा? जब उसका ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, करेक्ट। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज इक्वल टू इटसेल्फ देन इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और नेगेटिव है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, IDVGS कैरेक्टरिस्टिक फॉर मॉसफेट इन द सैचुरेशन रीजन। तो अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक याद होगा, आई विल जस्ट ड्रॉ इट, ये ऐसा कुछ दिखता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये कट ऑफ होता है, ये कट ऑफ रीजन होता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली IDVGS कैरेक्टरिस्टिक। तो जब तक VGS VDS के इक्वल नहीं होता तो ये कट ऑफ होता है, और कट ऑफ के बाद जब ये सैचुरेशन में जाता है देन इट इज हैविंग क्वाड्रेटिक और पैराबोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इस तरह से पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक ये रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सिंगल फेज वन पल्स कंट्रोल सर्किट हैज अ रेजिस्टेंस, अगेन दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्योंकि इस बार सिलेबस में नहीं है, आई एम नॉट टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट इन वेरी डिटेल, ठीक है, मैं इसलिए एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इम्पल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अब देखिए ये क्वेश्चन इन्होंने सिग्नल्स का दिया है बट इट इज़ वेरी वेरी एम्बिगुअस, ठीक है, मुझे नहीं समझ आया ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, आपको अगर समझ आ रहा है आप सॉल्व कर पा रहे हैं, वेरी वेल एंड गुड। एनीवे आई एम गोइंग टू टेल यू द कंसेप्ट रिलेटेड विद द क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं इम्पल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इफ दे वांट टू नो इम्पल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ना, बेसिकली दे हैव गिवन अ सिग्नल e to the power minus bt, ठीक है, e to the power minus bt, ठीक है। इफ दे वांट टू नो इम्पल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो मतलब कि जो ये फंक्शन अप्लाई करें दैट इज डेल टी, और ये आपसे पूछ रहे हैं वाई टी इम्पल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब आई एम अज्यूमिंग दे आर आस्किंग यू एफ टी कॉन्वोल्यूशन एच टी। अगर ये पूछ रहे हैं उसका लाप्लास तो आई कैन से वाई एस इज गोइंग टू बी एफ एस, कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज मल्टीप्लीकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन या लाप्लास डोमेन। तो डेल टी का कॉन्वोल्यूशन तो सिंपल, डेल टी का लाप्लास इज गोइंग टू बी 1 सिंपली। e टू द पावर माइनस बी टी का जो लाप्लास होगा दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 1 बाई एस प्लस बी, ठीक है, तो वहाँ से ये 1 बाई एस प्लस बी हो जाना चाहिए था। Now I don't know what they want to ask क्योंकि they've given this S, ठीक है, but the answers that they've given is comprising of T also, तो I really don't know ये पूछना क्या चाहते हैं। अगर ये इसका इन्वर्स लाप्लास पूछना चाह रहे हैं, if they want inverse Laplace for this function, even then I don't know from where they got this capital T, तो मुझे समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं। दिस क्वेश्चन वाज वेरी एम्बिगुअस। आई वुड सजेस्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड नॉट अटेम्प्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी ये बताना चाह रही थे, मतलब जो भी पूछा था उसके बारे में सब कुछ मैंने यहाँ बता दिया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। अब बाकी ये क्या चाहते हैं आई डोंट नो, ठीक है, जस्ट इग्नोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज फॉरबिडन एनर्जी गैप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसमें जब हम लोगों ने EDC का बेसिक पढ़ा होगा आपने, तो आपने पढ़ा होगा कि बेस्ड ऑन द फॉरबिडन एनर्जी गैप ओनली, ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कितना गैप है, कितना एनर्जी गैप है, उसी पे डिपेंड करता है कि जो हमारा मटीरियल है वो इंसुलेटर होगा या कंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर होगा, ठीक है, मेटल इज बेसिकली कंडक्टर ओनली, तो उसी पे डिपेंड करता है। अगर मेरा एनर्जी बैंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि दिस इज नथिंग बट इंसुलेटर है। अगर मेरा एनर्जी बैंड 0 या फिर
कितना सेमीकंडक्टर की जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम गिव स्टडी ना सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए कितना होता है। अगर 0 होता है मेरा या फिर नहीं कि ओवरलैपिंग एनर्जी बैंड्स होते हैं कंडक्टर में, वी आर हैविंग ओवरलैपिंग एनर्जी बैंड्स, ठीक है, ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं। तो इसमें जो एनर्जी बैंड गैप होता है दैट इज 0 और नेगेटिव आप बोल सकते हो, नेगेटिव मेक्स नो सेंस, 0। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है, जो फॉरबिडन गैप होता है, वो इतना होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करके वो पार कर सकता है। वो ओरिजिनली ओवरलैपिंग नहीं होते हैं, लेकिन जो इसकी एनर्जी जितनी सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन जर्मेनियम जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो दे आर हैविंग एनर्जी बैंड गैप इतना होता है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता है, इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम एनर्जाइज करें तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। दैट इज द बेसिकली क्लासिफिकेशन हाउ दे क्लासीफाई, ठीक है। तो अगर एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इट इज गोइंग टू बी अ इंसुलेटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी वेरी सिंपल। पीएलए के बारे में हमने पढ़ा, इट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे मेड ऑफ और एंड एंड गेट्स, ठीक है। ये प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे होता है, इसमें और एंड एंड गेट्स जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं। इन टीटीएल फैमिली टोटम पोल सर्किट, टोटम पोल आपने पढ़ा होगा, टीटीएल में बहुत फेमस है टोटम पोल। तो टोटम पोल क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है? टू प्रोवाइड एक्टिव पुल अप एंड एक्टिव पुल डाउन, ठीक है, यही इसका मेन एडवांटेज है, मेन इसका एप्लीकेशन है, वही पूछा था। सो इट इज गोइंग टू बी यूज टू प्रोवाइड एक्टिव पुल अप एंड एक्टिव पुल डाउन। नेक्स्ट देखिए ASK, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक पूछा है। ASK का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, ठीक है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए natural frequency of oscillation they've given and they've given the damping ratio and they are asking you peak time। तो peak time का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, this is a question from कंट्रोल सिस्टम्स। पहली बात तो ये पीक टाइम का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। पीक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? TP का पाई बाय ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो आपको यहाँ ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू दी गई है, आप इसमें पुट कर दीजिए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 13 एंड डैम्पिंग रेशो इज 0.8। तो ये आप पुट कर दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 0.6 पर 0.36, 0.36 का आप अंडर रूट लेंगे तो यू गोइंग टू गेट 0.6, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, आप पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। यू आर गोइंग टू गेट इट अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ओनली, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत एग्जैक्ट नहीं आएगा तो भी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 0.4 यू आर गोइंग टू गेट, यू कैन जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। नेक्स्ट देखिए व्हाट विल बी द बायसिंग, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बेसिक ऑफ एनालॉग से दिया है। देखिए यहाँ पर 2 डायोड इन्होंने कनेक्ट किए हैं और पूछ रहे हैं कि इनकी बायसिंग क्या होगी। अब देखिए इस पहले मैं DA की बात करती हूँ, पहले मैं इस डायोड की बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 वोल्ट्स कनेक्टेड है, क्योंकि इसके इस जंक्शन पे इस नोड पे 10 वोल्ट्स है और यहाँ पर ग्राउंड कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए इसके P में 10 वोल्ट है, N में ग्राउंड है, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस्ड, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। यहाँ पर अगर ज़्यादा वोल्टेज है, यहाँ पर कम है, तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। अज्यूमिंग दैट इट इज एन आइडियल डायोड, अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हाउ मच वोल्टेज विल बी प्रेजेंट देयर? ये जो 10 वोल्ट है ये पूरा का पूरा मेरा यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू गेट 10 वोल्ट। आउटपुट पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा। अगर अब मैं बात करती हूँ दूसरे B डायोड की। अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है, P नोड पे 0 वोल्ट, N पे 10 वोल्ट, अगर यहाँ पर 0 और यहाँ पे 10 है तो ये डायोड क्या हो जाएगा मेरा? दिस इज गोइंग टू बी रिवर्स बायस और ओपन सर्किट, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ पर 10 वोल्ट, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटपुट? आउटपुट इज गोइंग टू बी 10 वोल्ट। अगर मैं बात करूँ इनकी बायसिंग की तो ये हो जाएगा मेरा फॉरवर्ड बायस और ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ठीक है, यही पूछा गया था। जब भी आप इस तरह से कोई assumption करते हो, आप पहला डायोड सॉल्व करोगे, आप यहाँ पर assume करोगे, देन यू आर गोइंग टू चेक इफ द assumption इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
What will be the value of y in the given digital circuit? वेरी वेरी इजी, एक नॉट गेट यहाँ पे लगाया इन्होंने, नॉट गेट लगाया है तो दिस गोइंग टू बिकम सी डैश. देन यू कैन सी हियर सिंपली एंड गेट पुट किया है, तो दे जस्ट टेकिंग द नॉलेज कि आपको गेट्स पता है कि नहीं. एंड गेट है, 3 इनपुट एंड गेट है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देगा, y क्या हो जाएगा ए बी सी डैश. वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी. करेक्ट आंसर ऑप्शन 4. Okay, so that's it for this video guys. The rest of the questions जो क्वेश्चन नंबर 68 to 100 है that we'll be covering in the next video. उस वीडियो में हम GK और लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो भी कवर करेंगे और जो बचे हुए 13 टेक्निकल क्वेश्चंस है वो भी कवर करेंगे. आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू सम टिप्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग दैट विल बीइंग आस्क्ड. So keep watching, okay? And if you have not subscribed to the channel already, do subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thank you so much for watching. Keep preparing, keep studying and keep watching the Prep Buddy. Thank you. Bye bye.